देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 अध्याय 21। ये अध्याय जो 21 है आपका मानहानि से संबंधित है, मानहानि के विषय में। मानहानि होता क्या है, ठीक है, पहले तो ये भाई मानहानि होता क्या है। मानहानि होता है किसी व्यक्ति की ख्याति या प्रतिष्ठा, जो व्यक्ति की ख्याति और प्रतिष्ठा होती है उसको धूमिल करना। साधारण भाषा में कहें तो जो व्यक्ति की ख्याति होती है, समाज में एक ख्याति रहती है ना, प्रतिष्ठा रहती है, हर व्यक्ति की रहती है, ठीक है। तो मानहानि क्या है, उसकी प्रतिष्ठा या उसकी ख्याति, जो आपने नाम कमाया है उसको धूमिल करना है। तो एक तरीके से कह सकते हैं, एक प्रकार का क्या है, लांछन है, लांछन लगाना। मानहानि क्या है, एक प्रकार का लांछन है, झूठा लांछन जो आप दूसरे व्यक्ति पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी प्रतिष्ठा या जो ख्याति होती है उसकी अपहानि होती है। तो ऐसे जो अपराध होते हैं वो मानहानि की कोटि में आते हैं। मानहानि कैसे अपराध हैं, जो दूसरे की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, एक तरीके से लांछन है। मानहानि, अगर कोई पूछे आपसे कि मानहानि क्या है, तो आप कहोगे मानहानि लांछन है, एक प्रकार का लांछन। कैसा लांछन है, जो व्यक्ति की ख्याति और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है या उसकी प्रतिष्ठा को कम करता है, उसकी ख्याति को कम करता है, तो ऐसा लांछन है, ठीक है। अब बात आती है, कई बार क्वेश्चन आता है कि मानहानि किस प्रकार का कृत्य है, तो दोनों प्रकार का होता है, सिविल में भी होता है और आपराधिक भी होता है। मानहानि कैसा कृत्य है, सिविल और आपराधिक दोनों है, सिविल और आपराधिक, इसकी प्रकृति दोनों प्रकार की। हम आईपीसी में आपराधिक वाला पढ़ेंगे, सिविल वाला हम टॉर्ट में पढ़ते हैं। तो अपहान, जो मानहानि का जो अपराध है दोनों प्रकृति का होता है, सिविल प्रकृति का भी होता है और आपराधिक प्रकृति का होता है। आप कहोगे सिविल प्रकृति का कैसा होता है, सिविल प्रकृति का अपराध यही होता है। सिविल प्रकृति में क्या होता है, आपकी जब कोई प्रतिष्ठा पे लांछन लगाता है तो उसके लिए आप जो है उसे सजा की मांगना करते हो, क्या कहते हो, कंपनसेशन की मांग करते हो, आप उससे हर्जाने की मांग करते हो। यहाँ सिविल में आप उससे हर्जाना मांगते हो कि भाई इतने की क्षति हो गई हमारी, अब आप इतना पैसा हमें दो, तो ये हो गया सिविल नेचर। कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रतिष्ठा को इतना बड़ा लांछन लगा कि आप कहते हो हर्जाने से काम नहीं चलने वाला, मैं तो आपको सजा कराना, दंडित कराना है, तो आपको दंड दिलवाना है ताकि दूसरा कोई कभी ऐसा कृत्य ना करे, तब आपको दंडित कराना है, तो फिर आप क्रिमिनल में आ जाइए, तो ये क्रिमिनल हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को दंडित कराना चाहते हैं मानहानि के लिए तो फिर क्रिमिनल में आना पड़ेगा आपको आईपीसी के तहत। और अगर आप इसमें जाना चाहते हैं सिविल में, तो अगर आप मुआवजा मांगना चाहते हैं तो फिर सिविल में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दोनों प्रकार का नेचर होता है इसका, सिविल और आपराधिक दोनों। लेकिन यहाँ अपन कौन सा पढ़ेंगे, आपराधिक, ये दंडित करने से संबंधित है। तो देखिए ये क्या कहता है कि मानहानि की परिभाषा पहले से 499 सेक्शन 499, ठीक है, 499 में क्या दे रखा है, आपकी मानहानि की जो है परिभाषा दे रखी है। ये चैप्टर भी देखने अपन भूल गए, 499 से 502 तक जाता है, 499 से 502 तक जो है चैप्टर पूरा का पूरा मानहानि से संबंधित है, ठीक है। 499 से 502 तक चैप्टर जाता है। इस चैप्टर में और जो मानहानि है, जो मानहानि के जो अपराध हैं, इसमें 4 स्पष्टीकरण दे रखे हैं। कितने स्पष्टीकरण, 4 स्पष्टीकरण है। कितने स्पष्टीकरण दे रखे हैं इसमें, 4। अपवाद, ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने अपवाद दे रखे, इसके अपवाद भी हैं, इसके 10 अपवाद हैं। तो कितने क्या है, 4 स्पष्टीकरण दे रखे हैं और 10 अपवाद इसमें दे रखे हैं। और दृष्टांत भी देख लीजिए, 15 दृष्टांत है इसमें, 15 दृष्टांत उदाहरण है इसमें, ठीक है। ये पूरा इसका खाका हो गया, 4 स्पष्टीकरण है, 10 अपवाद हैं और 15 दृष्टांत है इसमें मानहानि में, ठीक है। अब देखिए
499 मानहानि, 499 में मानहानि को बताया गया। तो ये परिभाषा कहती है कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से किसी ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी या तस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। ये कह रहा है अपवादों को छोड़कर माना जाएगा कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति की अपहानि करता है। तो ये क्या कह रहा है, जो कोई बोले गए, मतलब मानहानि कैसे कर सकते हो, बोलकर। आप कैसे कैसे कर सकते हो मानहानि, आप बोलकर कर सकते हो किसी के बारे में, अनाप शनाप बोलिए, उसको लांछन लगाइए। तो किसी व्यक्ति पर बोलकर या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा, बोलकर पढ़े जाने का मतलब ये कि आप लिखोगे तभी सामने वाला पढ़ेगा, तो लिखकर भी कर सकते हो, ठीक है। पढ़कर मतलब ऐसे शब्द जो पढ़े जा सके, इसका मतलब ये है कि आपने लिखा होगा तभी सामने वाला पढ़ेगा। तो बोलकर भी कर सकते हो, लिखकर भी कर सकते हो, ठीक है। संकेतों से भी कर सकते हो। कई लोग क्या कहते हैं, संकेत करते हैं, डायरेक्ट नहीं कह के संकेतों द्वारा, है ना, संकेत द्वारा या दृश्य रूपणों से भी कर सकते हो। दृश्य रूपण, कोई कार्टून वगैरह बना दिया, कुछ बना दिया उटपटांग, रूपण, सॉरी, दृश्य रूपण, ठीक है। तो दृश्य रूपण के द्वारा भी किया जा सकता है, लगाता है या प्रकाशित करता है। तो प्रकाशन भी करा जा सकता है, प्रकाशन के द्वारा, लगाता दृश्य रूपण द्वारा प्रकाशन, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इन प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मानहानि कर सकते हैं। आपने किसी के बारे में कोई लांछन बोल दिया कि ऐसा फलाना व्यक्ति है, झूठा, या आपने कुछ ऐसे शब्द लिखे जिसको लोग पढ़ सकें, है ना, या आपने संकेतों द्वारा करा, या आपने दृश्य रूपणों द्वारा करा, या आपने कोई प्रकाशन वगैरह किया इस प्रकार का, कोई लांछन लगा, ये सब कैसे किया, लांछन लगा के। लांछन एक ही शब्द है, ये लगा है, ये शब्द आपने कैसे किए, लांछन लगा के, किसी पे लांछन लगाते हुए, है ना। और लांछन भी किस आशय से लगाते हो आप, कि ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, ये लिखा है ना, ख्याति की क्या होगी, अपहानि होगी, ख्याति को नुकसान होगा, उसकी रेपुटेशन को नुकसान होगा, इस आशय से आपने जो है उस पर लांछन लगाया। या फिर आपको इस बात, या तो आप जानते हैं जानबूझ के लगा रहे हैं, या देखो दो तरीके होते हैं, एक तो जानबूझ के करना होता है, और एक वो होता है कि हम जानबूझ के तो नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता रहता है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उससे सामने वाले की जो है ख्याति को नुकसान होता है। तो वो बात कह रहा है, या तो आप जानबूझ के करते हैं, या आप ये विश्वास करने का कारण रखते हुए या प्रकाशित लगाता है, प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की अपहानि होगी। मतलब या तो आपको विश्वास है कि जो शब्द आप कह रहे हो, या तो जानबूझकर या विश्वास को कारण है आपके पास, या तो आप जानबूझकर पहुंचा रहे। दो तरीके के लोग, एक तो जानबूझकर ही कर रहे हैं कि इसकी धूल जो छवि है, इसकी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो, और एक ये है कि इतना कॉमन सेंस होता है, विश्वास होता है कि क्या शब्द आप कह रहे हैं और उन शब्दों का क्या रिएक्ट होगा, क्या उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, इतना अगर आपको जानते हैं तो भी मानहानि होती है, ठीक है। दो तरीके से है, एक तो आप जानबूझ के कह रहे हो, आपको पता ही है, टारगेट करके करते, एक जानबूझ के का मतलब है टारगेट करके कह रहे हो, आप किसी व्यक्ति को टारगेट करके जानबूझ के कह रहे हो ताकि उसकी प्रतिष्ठा की जो है छवि धूमिल हो। दूसरा होता है कि आप जो शब्द कह रहे हो उन शब्दों का आपको इतना पता है कि अगर आप इस तरीके के गलत शब्दों का इस्तेमाल करोगे या गलत चीजें कहोगे उसके बारे में, या कोई उसके बारे में लांछन लगाओगे, तो उसकी प्रतिष्ठा जो है धूमिल हो सकती है। तो ऐसे जो अपराध है वो मानहानि की कोटि में आते हैं। तो इसमें स्पष्टीकरण दे रखे हैं चार। पहला स्पष्टीकरण देखिए क्या कहता है, स्पष्टीकरण जो फर्स्ट है वो क्या कहता है। स्पष्टीकरण फर्स्ट कहता है, किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता अपहानि करता और उसके परिवार या निकट संबंधी की भावनाओं को उपहत करने के लिए आश्रित है। तो मृत व्यक्ति, ये मृत की, मृत अकेला लिखेंगे हम, एक मिनट, ये कह रहा है मृत व्यक्ति, ये कह रहा है कि मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या मृत व्यक्ति की मानहानि हो सकती, इस पे बनता है क्वेश्चन। तो बिल्कुल हो सकती है। कब हो सकती है, जब हो सकती है जब अगर वो जीवित होता और आपने ये शब्द कहे होते उसके विरोध में,
तो उसकी उस समय जो प्रतिष्ठा थी वो धूमिल हो सकती थी। तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी मानहानि हो सकती है। या उसके परिवार के सदस्य हैं, उनको बुरा लगता है, आप किसी के परिवार के जो मृत व्यक्ति है उसके बारे में अगर गलत बोलोगे या नाप शनाप बोलोगे, तो उनके परिवार की जो भावना है, उनकी ख्याति है, प्रतिष्ठा होती है, वो धूमिल होती है, तो भी मानहानि हो सकती। तो मोटा मोटा आपको ये हिसाब रखना है याद कि क्वेश्चन यही बनता है, क्या मृत व्यक्ति की मानहानि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप वो पूछे कि भाई कैसे कह सकते हो को हो सकती, कहाँ किसी कहा दिया गया है, तो आप कहोगे कि 499 के स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है। 499 के स्पष्टीकरण 1 कहता है कि भाई मृत व्यक्ति की भी क्या हो सकती है? मानहानि हो सकती है। स्पष्टीकरण 2 देखिए, किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। तो संगम और व्यक्तियों का निकाय की भी मानहानि हो सकती है। संगम या व्यक्तियों का निकाय, ठीक है, या कंपनी की भी हो सकती है। इन लोगों की भी मानहानि हो सकती है कि आप कोई संगठन है उसके बारे में कुछ कहते हो, व्यक्तियों का कोई समूह है उसके बारे में कुछ कहते हो, या कोई कंपनी है उसके बारे में कोई लांछन लगाते हैं झूठा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में क्या होती, कमी आती है। तो कंपनी की भी मानहानि हो सकती है, व्यक्तियों के संगम की भी मानहानि हो सकती है। ये आपको याद रखना। ये कौन सा स्पष्टीकरण कहता है? ये स्पष्ट, जैसे मृत व्यक्ति की होती है मानहानि, वैसे ही इन लोगों की भी हो सकती है। कोई समुदाय विशेष के बारे में कोई टिप्पणी की है आपने, कोई कंपनी विशेष के बारे में कोई टिप्पणी की, क्योंकि कंपनी भी व्यक्तियों का समूह ही तो होता है, व्यक्ति मिलकर ही कंपनी बनाते हैं, ठीक है। व्यक्तियों का निकाय भी होता है, कई व्यक्ति हैं निकाय बनाए हुए, संघ अपना संगठन संगम बनाए हुए हैं, तो इनके बारे में कुछ लांछन लगाते हैं जिससे इनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती, तो इनकी भी मानहानि हो सकती है। तीसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है? तीसरा कहता है अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सके। ये इंपॉर्टेंट है, ये अनुकल्प या व्यंग्योक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। अनुकल्प या व्यंग्योक्ति, क्या मतलब है इसका? ये कह रहा है अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति, मतलब कमेंट बाजी करके जो आप करते हो ना मानहानि, डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट जो तरीके से कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है, नाम वाम नहीं ले रहे, लेकिन इशारा पूरा पूरा है, सामने वाला समझ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं कि आप किसके बारे में क्या कह रहे हो, आप किसके बारे क्या कह रहे हो। मतलब कई बार होता है ना कि नाम वगैरह कुछ नहीं ले रहे, उसके ऐसा हुलिया बना लिया, व्यंग्योक्ति कर रहे हैं, कमेंट बाजी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और मजाक भी इस नेचर का कर रहे हैं कि सामने वाले की क्या हो सकती है, अपहानि हो सकती है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो सकती है। तो इस प्रकार से भी जो है मानहानि की जा सकती है, अनुकल्प के रूप में, व्यंग्योक्ति के रूप में जो लांछन आप लगाते हो वो भी मानहानि की कोटि में आ सकता है। चाहे आप अनुकल्प के रूप में लगाओ, डायरेक्ट ना लेके अप्रत्यक्ष रूप से करो, या व्यंग्योक्ति के बारे में हंसी मजाक में कहते हैं ना, हंसी मजाक में बातें कर रहे हो, तो वो भी मानहानि की कोटि में आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये किस स्पष्टीकरण में कहा गया है? तीसरे। पूरे स्पष्टीकरण याद रखना आप, सिंपल क्वेश्चन तो आता ही है मानहानि का, लेकिन ये भी याद रखना कि मृत व्यक्ति की, अब सबसे पहले मृत की है स्पष्टीकरण 1 में, 2 में संगम व्यक्ति और कंपनी के द्वारा की भी मानहानि हो सकती है, तीसरा कहता है अनुकल्प और व्यंग्योक्ति के रूप में भी मानहानि हो सकती है, और चौथा जो स्पष्टीकरण है आपका, वो क्या कहता है? चौथा स्पष्टीकरण कहता है कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह लांछन दूसरे की दृष्टि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति के सदाचार के बौद्धिक स्वरूप को हे ना करे, या उस व्यक्ति की जाति के या उसके आजीविका के संबंध में उसके सील को हे ना करे, उस व्यक्ति की साख को नीचा ना गिराए, या यह विश्वास ना कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती। तो एक ये वाला जो है, ये नहीं, चौथा जो स्पष्टीकरण है, ये नहीं बता रहा कि ये 3 स्पष्टीकरण आपके ये बता रहे कि मानहानि इन लोगों की भी हो सकती है। चौथा स्पष्टीकरण आपका ये कहता है कि मानहानि तब तक नहीं माना जाएगा जब तक दूसरों की नजरों में गिरा ना दे, हे ना बनाए, दूसरों की नजरों में, की नजरों में हे, हे का मतलब एक तरीके से है
कि जब भी आप कोई शब्द कहते हो, कुछ भी बात कहते हो, तो वो इतने, उन शब्दों में इतना बल होना चाहिए कि वो दूसरों की नजरों में आप जो जिसकी भी आप हानि कर रहे हो उसको गिरा दें। अगर शब्द इस प्रकार के नहीं है, इस कोटि में नहीं आते, तो वो मानहानि नहीं मानी जाएगी। जो भी शब्द आपने कहे हैं, जो भी बातें आपने कही हैं, चाहे व्यंग्योक्ति के रूप में कही हो, चाहे किसी भी तरीके से की हो, चाहे बोलकर की हो, चाहे लिख कर की हो, चाहे संकेतों द्वारा की हो, चाहे दर्पण द्वारा की हो, है ना, किसी भी प्रकार से की गई, तो अगर आपने इनमें से किसी भी प्रकार से किए हैं और वो शब्द इस तरह के नहीं है कि किसी व्यक्ति को दो व्यक्ति हैं जैसे हमारा है कराया, तो सामने वाले की दृष्टि में हमारी जो है इमेज गिर ना जाए, तब तक वो शब्द जो है मानहानि की कोटि में नहीं आएंगे। तो ये चौथे में तो केवल ये बताया गया कि शब्द कब मानहानि की कोटि में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, शब्द कब मानहानि की कोटि में आएंगे, शब्द कब मानहानि की कोटि में आएंगे, की कोटि में आएंगे। ये चौथे स्पष्टीकरण में बताया गया है कि कोई शब्द कब मानहानि की कोटि में आता है। ये कौन से में बताया गया है, चौथे स्पष्टीकरण में। ठीक है, तो ये चारों स्पष्टीकरण आपको स्पेशली याद रखना है, अगर अलग अलग पूछे कि मृत व्यक्ति की हानि से संबंधित कौन सा स्पष्टीकरण है। ठीक है, बना बनाया क्वेश्चन देख लो आप, तो ये बनेंगे, 4 ऑप्शन है इसमें, एक ऑप्शन ऊपर लिख दो कि मृत व्यक्ति की हानि से संबंधित स्पष्टीकरण है, और फिर सीधा बस ये डाल दो स्पष्टीकरण 1 2 3 4, बन गया क्वेश्चन। या ये डाल दो कि शब्द जो है कब मानहानि की कोटि में आते हैं, कौन से स्पष्टीकरण में बताएं, स्पष्टीकरण 1 2 3 4, या इनमें से कोई डाल लो, अनुकल्प या व्यंग्योक्ति से संबंधित कौन सा स्पष्टीकरण, फिर ये स्पष्टीकरण डाल दो, या इसमें डाल दो कि संगम व्यक्तियों के मानहानि से संबंधित स्पष्टीकरण, चारों डाल दो। बना बनाया क्वेश्चन है ये, 4 क्वेश्चन 4 बन जाए, 4 के 4 कुछ जाएंगे, इस ये चारों हैं, इन पे 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि बना बनाया उठा के रखना ही तो है बस, कुछ कोई इसमें दिमाग तो लगाना नहीं, उठा के रख दिया। इसीलिए कह रहे हैं ये चारों क्या करना है आपको, स्पष्टीकरण याद रखना है। पहले मृत, दूसरा संगम व्यक्ति निकाय या कंपनी, और तीसरा अनुकल्प या व्यंग्योक्ति, और चौथा कहता है कि शब्द कब मानहानि की कोटि में आते हैं। ठीक, फिर उदाहरण दे रखे हैं इसमें कुछ, और इसके अपवाद भी हैं। पहले उदाहरण देखने, 3 उदाहरण इसमें अभी पहले दे रखे हैं। ये कह रहा है, का यह विश्वास कराने के आशय से कि या ने खाकी घड़ी अवश्य चुराई है, कहता है कि या एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने खाकी घड़ी कभी नहीं चुराई, जब तक ये अब शब्द अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आते मानहानि। ये व्यंग कर रहा है, ये व्यंग्योक्ति के रूप में, ये जो पहला उदाहरण आपने देखा, ये व्यंग कर रहा है। ये कह रहा नहीं बिल्कुल ईमानदार आदमी है, कभी कभी व्यंग होता है ना, देखिए बात करने का एक लिहाजा, एक तरीका और होता है, तो यहाँ भी वो व्यंग कर रहा है, वो व्यंग करके कह रहा है नहीं भैया वो तो बहुत ही ईमानदार है, वो तो चोरी कर ही नहीं सकता, ये व्यंग कर रहा है वो। और अगर उसका व्यंग ये अपवादों में नहीं आता तो वो मानहानि माना जाएगा, ये कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि भाई ये तो बहुत ईमानदार आदमी, ये तो चोरी कर ही नहीं सकता, ये व्यंग है उसका। किस पे व्यंग है, उस सामने वाले व्यक्ति पे। इसका मतलब व्यंग का अर्थ क्या निकल रहा है, इस व्यंग का अर्थ ये निकल रहा है कि ये तो चोर है, उसने चोरी की, इसका अर्थ ये निकल रहा है। तो वो इस प्रकार से जो व्यंग कर रहा है, अगर वो व्यंग अपवाद की कोटि में नहीं आता तो मानहानि माना जाएगा। ठीक, अगला कहता है, का से पूछा जाता है कि खाकी घड़ी किसने चुराई, का यह विश्वास कराने के आशय से कि या ने ही खाकी घड़ी चुराई, या की ओर संकेत करता है, जब तक कि अपवादों में से किसी के अंतर्गत ना आता हो ये माना नहीं। उससे पूछा जाता है किसने चुराई, अब वो संकेत कर देता है, इशारा कर देता है। तो ये कह रहा है अगर ये अपवादों में नहीं आता तो ये मानहानि है, अगर अपवादों में आता है तो फिर मानहानि नहीं है। 10 अपवाद है इसके, अगर कोई बात 10 अपवादों में आ जाती तो मानहानि नहीं रहती। तो ये कह रहा है अगर अपवादों में आ जाती तब तो मानहानि नहीं है, लेकिन अगर अपवादों में ये बात नहीं आती तो मानहानि है। आपसे हमने पूछा क्या ये घड़ी किसने चुराई, आपने इशारा करके बता दिया, तो ये जो शब्द है, जो सारा ये जो संकेत है, ये मानहानि की कोटि में आएंगे अगर वो अपवादों में आते हैं, अगर वो अपवादों में आते हैं उसको छोड़कर। ठीक है, अगर 10 में से कोई अपवाद में आ रहा है तो बात अलग है, अन्यथा वो मानहानि की कोटि में आएंगे। एक और देखिए, का यह विश्वास कराने के आशय से कि या ने खाकी घड़ी चुराई है, या का एक चित्र खींचता है जिसमें वह खाकी घड़ी लेकर भाग रहा है, जब तक कि वे अपवादों में से किसी के अंतर्गत ना आता हो मानहानि। ये कह रहा है घड़ी चुराने की बात इसमें भी है, वो फोटो खींचता, फोटो ऐसा खींचता है कि उसमें लगता है कि वो घड़ी चुरा के भाग रहा है। तो ये कह रहा है अगर ये अपवादों में नहीं आता है, अगर अपवादों में नहीं आता तो माना नहीं। ये चित्र के द्वारा है, दृश्य रूपण, ये दृश्य रूपण का उदाहरण है। ठीक है,
तीनों प्रकार के उदाहरण इसमें उन्होंने बता दिए। ठीक है, आपके व्यंग्योक्ति बता दी, संकेत भी बता दिया और दृश्य रूपण का भी उदाहरण इसमें आपको उन्होंने बता दिया। ठीक, अब देखेंगे इसके अपवाद। इसके कितने अपवाद हैं? 10। ये भी पूछा जाता है कि मानहानि के कितने अपवाद। तो मानहानि के कुल मिलाकर के जो है 10 अपवाद जो है दे रखे हैं। कितने अपवाद दे रखे हैं? 10 अपवाद जो है मानहानि के बारे में दे रखे हैं। उन 10 अपवादों में से अगर आपका मामला आता है तो फिर वो मानहानि नहीं होता। भले ही लांछन हो, कोई प्रतिष्ठा को आपकी क्षति पहुंच रही हो, वो मानहानि नहीं कहलाएगा। ठीक है, 10 अपवाद हैं इसमें। उन अपवादों में से किसी में भी आपका मामला अगर बनता है तो फिर जो है मानहानि नहीं माना जाएगा। देखिए, अब देखेंगे अपवाद। अपवाद कितने हैं? 10। ये भी याद रखना, ये पूछे जाते हैं कि मानहानि के जो है कितने अपवाद हैं। 10 जो है इसके अपवाद दे रखे हैं। एक मिनट। पहला अपवाद है इसका सत्यवाद का प्रकाशन या लांछन। सत्यवाद का लांछन, सत्यवाद का लांछन। ठीक है, सत्यवाद है अगर अगर आपने ऐसा कोई लांछन लगाया किसी व्यक्ति पे जो सत्य है, चाहे उसको प्रकाशित किया हो या ना किया, वो बात अलग है। प्रकाशन कराया कि नहीं करा वो बात। तो सत्यवाद का लांछन लगाया आपने किसी व्यक्ति पे, तो सत्यवाद का लांछन जो है मानहानि की कोटि में नहीं आता है। ये एक इसका पहला अपवाद है। सत्य का लांछन होना सिर्फ विधि के अधीन मानहानि के विरुद्ध स्वतः बचाव होता है, चाहे वह किसी भी मन स्थिति में प्रकाशित किया हुआ। आपकी मन स्थिति भले ही कोई सी भी रहे, इससे मतलब नहीं है कि आपकी मन स्थिति उसकी मानहानि करने की थी या नहीं थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बात सत्य है तो, अगर बात सत्य है और फिर भी आपने सामने वाले की मानहानि करने के उद्देश्य से ही क्यों ना किया हो, तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सत्य है। सत्यवाद का प्रकाशन कर रहे हो आप, सत्यवाद के लांछन का प्रकाशन अगर आप करते हो, वहां फिर आपका आशय वगैरह कुछ नहीं देखा जाएगा कि आपने मानहानि के लिए उद्देश्य से करा। अरे भाई, सत्य है तो सत्य है। तो सत्यवाद का कोई जो लांछन होता है वो मानहानि की कोटि में नहीं आता। लेकिन आपराधिक मामलों में एक चीज जरूर है कि सत्यवाद के लांछन का बचाव लेने के लिए आपको एक चीज जरूर सिद्ध करनी पड़ेगी कि जब सत्यवाद का जो आपने लांछन किया है, आपने जो सत्यवाद का जो लांछन किया है वो क्यों किया है, मतलब सत्यवाद का जो लांछन लगाया उसका जो प्रकाशन आपने किया वो क्यों किया है। तो सत्यवाद का लांछन जो लगाया है आपने वो लोक कल्याण के लिए और सद्भावना पूर्वक किया है। लोक कल्याण और सद्भावना, लोक कल्याण और सद्भावना। अभी आप कहोगे, आप कह रहे थे कि भाई सद्भावना हो रहा है, फिर आप कह रहे थे कि भाई कोई आसे पासे, वो सिविल में होता है। सिविल दोनों प्रकार की होती मानहानि। जब सिविल मैटर पे अगर आप जाओगे तो सिविल मैटर में जो है आपने अगर सत्यवाद का लांछन लगाया है तो उसमें आसे पासे नहीं देखा जाता कि जो सत्यवाद का लांछन आपने लगाया उसमें आसे पासे का कोई महत्व नहीं है। सत्य है बात तो बस खत्म। लेकिन जब आप क्रिमिनल में आ जाते हो मानहानि के मामले में, तो जब आप सत्यवाद का कोई लांछन लगाते हो जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, तो आपको बचाव तभी मिलेगा जब आप ये सिद्ध कर देते हो कि जो आपने लांछन लगाया सत्यवाद का वो लोक कल्याण के लिए और सद्भावना पूर्वक लगाया है। लोक कल्याण के लिए और सद्भावना पूर्वक, ये बात अगर आप सिद्ध कर देते हो तो सत्यवाद का जो है लांछन लगाना जो है मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। अब बात आती है कि किया गया जो प्रकाशन लोक कल्याण के लिए था या नहीं था, ये तथ्य का प्रश्न है। ये न्यायालय निर्धारित करेगा कि ये इससे लोक कल्याण कौन सा हो रहा है, जनता का हित कौन सा हो रहा है। ये काय का प्रश्न है? फैक्ट का इशू है, तथ्य का प्रश्न है, ये न्यायालय तय करेगा। तो आप सत्यवाद का लांछन लगा सकते हो, लेकिन आपको दो बातें सिद्ध करनी पड़ेंगी कि आपने गुड फेथ में कहा है, दूसरा लोक कल्याण के लिए कहा है, जनता का भला हुआ इससे, जो सत्यवाद आपने बताई। अब लोक कल्याण क्या है ये फैक्ट का विषय, तथ्य का विषय, ये कौन तय करेगा? ये जो है आपका न्यायालय तय करेगा। अब देखिए, एक मिनट, दूसरा अपवाद है लोक सेवकों का लोकाचरण।
लोक सेवकों का लोकाचरण। ठीक है, तो लोक सेवकों का लोकाचरण, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लोक सेवक होता है अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जो आचरण करता है उसके विषय में, उसके सील के विषय में, कर्तव्य से संबंधित, केवल कर्तव्य ड्यूटी के अनुक्रम में, जैसे कोई लोक सेवक है, कोई पदाधिकारी है, उसके कर्तव्य से संबंधित सील है, उसके बारे में आप जो है उस पर लांछन वगैरह जो है लगा सकते कर्तव्य के मामले। लेकिन जब आप निजी हो जाओगे तो फिर बचाव नहीं मिलेगा। एक लोक ऑफिसर है, उसके कर्तव्य अपन जैसे सरकार के बारे में बोलते हैं ना भाई, इसके सरकार के बारे में अपन बोलते हैं तो इसका मतलब मानहानि थोड़ी ना होता है। लेकिन ये तब तक जब तक हम सरकार तक सीमित रहते हैं, आप व्यक्तिगत हो जाओगे तो बचाव नहीं मिलेगा। चाहे वो अधिकारी अधिकारी की बात हो रही है, यहाँ तो सरकार की बात नहीं हो रही, तो लोक सेवक की बात हो रही है कि अगर कोई लोक सेवक है जो लोक सेवक के नाते जो कर्तव्य करता है, जो उसका सील है लोक सेवक के ना, सील भी कितना कहाँ तक, उसके कर्तव्य तक, उसके सील पर भी आप आचरण पे भी आक्षेप कर सकते हो, लेकिन कहाँ तक, उसके लोक कर्तव्य तक, उतना ही आप उसके सील पर जो है लांछन लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जो कृत्य होते हैं, अब वो क्या होते हैं, वैसे लोक कृत्य हुआ है, लोक सेवक जो लोक कृत्य करता है उस पर आप आक्षेप कर सकते हो, जो भी काम कर रहा है उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, आपको लगता है भ्रष्टाचार हुआ, वो भी कह सकते हो, तो वो मानहानि नहीं होता। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से पहुंच जाओगे कि नहीं ये तो साला भ्रष्ट है, ये साले काम जो है भ्रष्टाचार से करता है, तो ये क्या होगा, ये आपका जो मानहानि की कोटि में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है देखिए, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके सील के विषय में, जहां तक उसका सील आचरण से प्रकट होता है, ना कि उसके आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावना पूर्वक अभिव्यक्ति करना मानहानि नहीं है। यह सद्भावना यहाँ भी है, ऊपर भी थी यहाँ भी है। अगर गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक आप लोकाचरण के बारे में उसके कृत्य कहते हो, कोई भी कथन कहते हो, तो मानहानि नहीं होती लोक सेवक के लोक कृत्य के बारे में। ठीक है, लेकिन केवल उसके सील तक सीमित रहना है आपको। ठीक है, कौन से सील तक, उसका जो लोकाचरण है, जो जो जिस अनुक्रम में वो काम कर रहा है उसी अनुक्रम तक आपको रहना है सीमित, व्यक्तिगत नहीं होना है। ठीक है, तीसरा अपवाद क्या कहता है, किसी लोक प्रसन्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, लोक प्रसन्न के बारे में व्यक्ति का आचरण, आप जानते हो जो टीवी में डिबेट वगैरह चलती है, लोक प्रश्न ही तो होते हैं, तो उन लोक प्रश्नों पे किसी व्यक्ति की राय, व्यक्ति का आचरण कैसा रहा है उसके बारे में आप कर सकते हो। इसमें भी गुड फेथ में ये कहता है किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके सील के विषय में, जहां तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता है, ना कि आगे कोई राय, चाहे वो कुछ भी हो, सद्भावना पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। तो सद्भावना सभी में आएगी, इसमें भी सद्भावना। अगर गुड फेथ में आप लोक प्रश्न के बारे में कोई व्यक्ति का आचरण जो उसके लोक प्रश्न से जुड़ा है उतना सील तक के बारे में कोई कथन करते हो तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आता, लेकिन जब आप उसके पे व्यक्तिगत हमला करते हो तो वो मानहानि की कोटि में आ जाएगा। यहाँ सब में एक ही बात है कि जब आप व्यक्तिगत हमला करोगे किसी व्यक्ति पे तो वो मानहानि में आ जाएगा, ये दोनों में एक ही बात है। ठीक है, तो आप चाहे लोक सेवक हो चाहे कोई लोक प्रसन्न हो, लोक प्रसन्न ऐसे प्रश्न जिस पे जनता की राय ली जाती, अब जनता की राय ली जाती, कोई व्यक्ति है उसके आचरण को अगर उस लोक प्रश्न पे आप मुद्दा बनाते हो तो बना सकते हो, तो सद्भावना पूर्वक आप मुद्दा बना रहे हो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप व्यक्तिगत हमले करोगे तो मानहानि की कोटि में आ जाएगा। ठीक, ये तीसरा अपवाद है इसका। चौथा अपवाद देखिए क्या कहता है। चौथा बात कहता है न्यायालय की कार्रवाई की रिपोर्टों का प्रकाशन। चौथा कहता है न्यायालय या न्यायालयों की कार्रवाई का प्रकाशन। ये न्यायालय की जो कार्रवाई होती है न्यायालय में उनका प्रकाशन या न्यायालय की कार्रवाई की रिपोर्टों का प्रकाशन। ठीक है, कार्रवाई का लिख दिए, रिपोर्टों का प्रकाशन। ये क्या कह रहा है, किसी न्यायालय की कार्रवाइयों की या किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम की सारतः सही रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि नहीं। ये इसमें एक कंडीशन है, सारतः सही,
सार्थ है सही, मतलब उसका जो सार निकल रहा हो सही निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यायालय की कार्रवाई में ही आप, न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया और आप उस जजमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो, मीडिया हाउस करते हैं ना, वो नहीं कर सकते। इससे ही डरते हैं बस लोग, मीडिया वाले, बाकी किसी से नहीं डरते हो। तो न्यायालय की जो कार्रवाई है, न्यायालय की जो रिपोर्टें हैं, उनको सार्थ है आपको सत्य, मतलब जैसी है वैसी ही पेश करनी पड़ेगी। अगर जैसी हो वैसी आप देख सकते हो तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आएगी। ठीक है, न्यायालय की रिपोर्ट को अगर तोड़ मरोड़ के पेश करोगे तो वो मानहानि की कोटि में आ जाएगा, न्यायालय की अवमानना हो जाएगी। ठीक है, तो अगर न्यायालय की जो कार्रवाई है उसको सार्थ आप प्रकाशित करते हो, सार्थ सही, सार्थ कैसी, सही, जैसी की तैसी आप प्रकाशित करते हो। सार्थ सही का मतलब होता, अब जैसी तैसी का मतलब ये नहीं होता कि पूरा जजमेंट उठा के कि न्यायालय ने क्या जजमेंट दिया, उसका निष्कर्ष क्या निकला, वो सार्थ है, वो आप वो बताना। आपको ये नहीं बताना कि उसका ये भी अर्थ हो रहा है, ये भी वो नहीं, जो सार्थ अर्थ है वही अर्थ उसका निकाल के अगर आप प्रकाशित करते हो, बताते हो, तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आता। पांचवा कहता है, इसमें उदाहरण भी है बीच बीच में, देखिए। ठीक है, इसमें उदाहरण भी है काफी। पांचवा अपवाद कहता है, न्यायालय में विनिश्चित मामले की गुणागुण या साक्षियों तथा संयुक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण। न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामले में, विनिश्चित मामले में न्यायालय द्वारा, जिन दोनों मामले न्यायालय द्वारा विनिश्चित, विनिश्चित मामले में, न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामले में, ये न्यायालय द्वारा निपट चुके मामले, गुणागुण या साक्षियों तथा संयुक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण, गुणागुण या साक्षियों, गुणागुण साक्षियों तथा संप्रक्त अन्य अन्य व्यक्तियों का आचरण, तथा अन्य व्यक्तियों का आचरण। क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो जजमेंट न्यायालय में हो जाते हैं, निपट जाते हैं, निपटने के बाद जब, देखिए क्या होता है, न्यायालय के जो मामले हैं गुणागुण के आधार पे, आप मेरिट के आधार पे जो न्यायालय मामले तय करता है ना, उस पर आप चर्चा कर सकते हो कि इसमें ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, इतना कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि न्यायालय के जजमेंट पे आप वो नहीं कर सकते सवाल, बिल्कुल कर सकते हो। न्यायालय ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो आप उस पर गुणागुण के आधार पर चर्चा कर सकते हो कि न्यायालय ने किन मेरिटों पर ये जो है निर्णय दिया। इसके अलावा जो उसमें साक्षी थे उनका आचरण कैसा रहा, उस पर आप चर्चा कर सकते हो। इसके अलावा अन्य भी कुल मिला के जो भी मामले से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनके आचरणों के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हो, केवल उनके आचरणों के बारे में कि भाई ऐसा उसने कहा, ऐसा इसने कहा, या न्यायालय ने जो मेरिट तय की है न्यायालय को इसमें ये भी शामिल करना चाहिए था तो और अच्छा होता, वो आपका एक तर्क, तर्क हो सकता है। लेकिन अगर आप न्यायालय पे व्यक्तिगत आक्षेप करोगे या ये इस बात कहोगे कि नहीं वो तो न्यायाधीश भ्रष्ट था, उसने तो जानबूझ के किया, उसकी तो ये फलानी पृष्ठभूमि है, वो तो फलानी पार्टी का है, ढिकानी पार्टी का, तो फिर ये मानहानि हो जाएगा। ठीक है, केवल उतना ही हिस्सा, उतनी आप जो जजमेंट हुआ है केवल उतना ही आप कर सकते हो। कोई भी जजमेंट, देखिए जजमेंट जब न्यायालय देता है तो भाई न्यायालय भी कोई ऐसा तो है नहीं कि न्यायालय ने जजमेंट दे दिया तो कोई एक ही हो गया, पत्थर की लकीर हो गया, ऐसा तो होता नहीं। आप खुद जानते हो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट, अपने जो जजमेंटों को उलट देता है, उसको शक्ति है, वो अपने जजमेंटों को भी उलट देता है, ये तो आप जानते ही हो ना। तो जजमेंट कोई ऐसा तो चीज है नहीं कि हो गया तो हो गया, है ना। वो बात अलग है कि वरिष्ठ न्यायालय ने दे दिया उसके बाद उसका राइट, वो न्यायालय के विवेक है, अगर उसको लगता है कि भाई त्रुटि हुई है वो फिर से बदल देता है। ठीक है, तो गुणागुण के आधार पर आप उसकी अच्छाई बुराई दोनों बता सकते हो, आप बहस कर सकते हो उस बात पे कि न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके क्या अच्छे परिणाम है, क्या गलत परिणाम होंगे, है ना। साक्षियों का आचरण कैसा रहा, है ना। और अन्य व्यक्ति जो उस मामले से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कई अन्य मामले, अन्य व्यक्ति सभी आ जाते हैं, पुलिस वालों की क्या भूमिका रही इन्वेस्टिगेशन में, और भी जो अधिकारी जुड़े रहते हैं उनकी क्या भूमिका रही, उनने ठीक से काम नहीं किया, नहीं तो ये जजमेंट और कुछ होता, ये चर्चा कर सकते हो, ये चर्चा आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत हो जाओगे, चाहे साक्षियों के बारे में, चाहे व्यक्तियों के बारे में, चाहे न्यायाधीश के बारे में, तो फिर ये मानहानि की कोटि में आ जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आता है। अब आता है अगला, छठा, छठवा कहता है, लोक कृति के गुणागुण, लोक कृति के, लोक कृति के
गुणागुण। क्या मतलब है लोककृति? लोककृति मान लो मैंने कोई पुस्तक लिखी, जब मैंने पुस्तक लिखी और उसको मार्केट में निकाला, इसका मतलब ये है कि वो लोककृति है, सब लोग उस पर अपनी राय दे सकते हैं। जिसको अच्छी लगेगी वो अच्छा कहेगा, जिसको बुरी लगेगी वो बुरा कहेगा, है ना। ऐसे ही आपने कोई फिल्म बनाई, वो सब आ जाती है इसमें। आपने कोई भी चीज निकाली, आपने फिल्म बनाई, किसी को अच्छी लगेगी, किसी की बुरी लगेगी, वो अपने कमेंट देगा। तो इस प्रकार के कमेंट आप कर सकते हो। हमने कोई पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में आप अपनी राय दे सकते हो कि भाई हमें अच्छी लगी, आप कह सकते हो बुरी लगी, है ना। तो ये, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत हो जाओगे, इसमें एक उदाहरण है बहुत अच्छा, देखिए। लोक कृति का ये है उदाहरण है, जो व्यक्ति ऐसे ही इसमें जो लिखा है कि लोक कृति का, इसमें ये भी लिखा है कि एक व्यक्ति अगर भाषण देता है तो इसका मतलब भी ये है कि वो अपने भाषण को लोगों के लिए रखता है। अब कोई नेता भाषण देता है, कई लोगों को अच्छा लगता है, कईयों को बुरा लगता है। तो जिनको बुरा लगा वो कह सकते हैं, जिनको अच्छा लगा वो भी कह सकते हैं, अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ये उदाहरण, ये बहुत अच्छा उदाहरण, देखिए क्या कहता है। डी वाला का या द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के संबंध में कहता है कि या की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है, या अवश्य कोई दुर्बल पुरुष होना चाहिए, या की पुस्तक अशिष्टतापूर्ण है, यह अवश्य अपवित्र विचारों का व्यक्ति होना चाहिए। यदि का ऐसा सद्भावना पूर्वक कहता है तो वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह राय जो या के विषय में अभिव्यक्त करता है, या के सील से नहीं, सील से वहीं तक, ना कि उससे आगे बंधन रखती है जहां तक कि या का सील उसकी पुस्तक से प्रकट होता है। दो उदाहरण है इसमें ये वाले। पहला ये कह रहा है कि कोई पुस्तक आई, और जिस जिस राइटर की भी पुस्तक आई, हमने उससे उसके बारे में क्या कहा, ये भैया ये जो पुस्तक जिसने लिखी है ना, इसके बारे में कि भाई मूर्खतापूर्ण है पुस्तक, ये पुस्तक बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। और ये जो व्यक्ति है दुर्बल पुरुष होना चाहिए, होना चाहिए है, हम ये नहीं कह रहे कि है, हम ये कह रहे होना चाहिए। समझ रहे हैं, शब्दों का खेल होता है। उसने कहा कि मूर्खतापूर्ण पुस्तक है, मतलब बिल्कुल बकवास पुस्तक है, मूर्खतापूर्ण पुस्तक है। या फिल्म अभी आई थी, कई लोग कह रहे हैं मूर्खतापूर्ण फिल्म बनाई। अब राय दे रहे हैं, अपनी दे सकते हैं, है ना। मूर्ख ऐसी पुस्तक के बारे में कह रहा है कि मूर्खतापूर्ण पुस्तक है, और ये जो आदमी दुर्बल चरित्र का होना चाहिए, मतलब वो ये नहीं कह रहा कि ये है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसकी पुस्तक को पढ़ के ऐसा लग रहा है। वो क्या कह रहा है कि दुर्बल चरित्र का होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि ये दुर्बल चरित्र का है, मैं जानता हूं ये दुर्बल चरित्र का है, वो ये नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि दुर्बल चरित्र का होना चाहिए। और होना क्यों चाहिए? क्योंकि उसने मूर्खतापूर्ण पुस्तक लिखी। जो पुस्तक लिखी उसकी नजर में, जो व्यक्ति उसकी टिप्पणी कर रहा है उसकी नजर में वो पुस्तक मूर्खतापूर्ण है, और वो उसी आधार पर उसके खिलाफ टिप्पणी कर रहा है कि ये आदमी दुर्बल चरित्र का होना चाहिए। और ऐसा वो क्यों अनुमान लगा रहा है? ऐसा वो उसकी पुस्तक को पढ़ करके अनुमान लगा रहा है। इसीलिए ये जो पुस्तक से संबंधित जो उसकी राय है, उसके सील, उसका सील भी है इसमें, लेकिन जो सील है वो पुस्तक तक ही सीमित है। तो ये मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो उसका सील है वो पुस्तक तक ही सीमित है। हमने जो राय बनाई वो पुस्तक को ही पढ़ के बनाई। हमने ये आज लगा लिया मूर्खतापूर्ण पुस्तक, और जिसको लिखने वाला आदमी दुर्बल चरित्र का व्यक्ति होगा, तो ये चरित्र जो है उसकी पुस्तक तक ही सीमित है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, इसका अगला वाला। किंतु यदि का कहता है, मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि या की पुस्तक मूर्खतापूर्ण तथा अशिष्टतापूर्ण है, क्योंकि वह दुर्बल और लंपट व्यक्ति है। का इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह राय जो कि या के सील के विषय में अभिव्यक्त करता है, ऐसी राय जो या की पुस्तक पर आधारित नहीं है। अब देखिए दूसरे उदाहरण में शब्दों का देखिए ध्यान। दूसरा जो उदाहरण है वो क्या कहता है, जब वो पुस्तक आई मार्केट में, वो कहता है बिल्कुल मेरे को कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी मूर्खतापूर्ण पुस्तक लिखेगा, क्योंकि लंपट किस्म का ये जो है दुर्बल चरित्र और लंपट किस्म का व्यक्ति है। इसका मतलब क्या है? वो बिल्कुल कह रहा है कि मैं तो पहले से ही जानता हूँ। इसका अर्थ समझेंगे तो क्या निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है कि हम तो पहले से ही जानते हैं कि ये जो आदमी है ऐसी ही हरकतें करेगा, अगर लिखा है तो ऐसी मूर्खतापूर्ण पुस्तकें लिखेगा। और लंपट और दुर्बल चरित्र का है, क्योंकि हम जानते हैं, वो कह रहा है ना, इसके शब्दों को पढ़िए तो क्या निकल रहा है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य नहीं है का मतलब ये है कि मेरे को तो पुख्ता जानकारी पता है कि ये इसी टाइप का आदमी है और ये इसी टाइम के इसी प्रकार के काम करेगा। तो चूंकि वो उसके व्यक्तिगत चरित्र से हो जाते, पुस्तक की उसमें बात नहीं, उसमें व्यक्तिगत चरित्र पर लांछन हो जाता है, इसीलिए वो मानहानि की कोटि में आ जाएगा। जबकि पहला उदाहरण चूंकि व्यक्तिगत नहीं था,
उसमें ये कहा था कि मूर्खतापूर्ण पुस्तक है, और मुझे विश्वास है कि जो लिखा है पुस्तक जिसने, वो मूर्खतापूर्ण मतलब इस तरीके का जो है, कैसे किस प्रकार का व्यक्ति हुआ, दुर्बल चरित्र का व्यक्ति हुआ, है ना। उसको ये लगता है कि जो पुस्तक लिखी है, जिसने लिखी है, वो दुर्बल चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए। और ये क्या कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मतलब आश्चर्य नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जानते थे, आप जानते थे, इसका मतलब ये है कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हो। जब व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे तो मानहानि की कोटि में आ जाएगा। ठीक, अब सातवां देखिए, ये दोनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सातवां कहता है, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई परिनिंदा। सीधा लिख लीजिए, परिनिंदा, सद्भावना पूर्वक, एक मिनट, कौन सा उदाहरण, सातवां, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई परिनिंदा। ये क्या है, ये उन व्यक्तियों के लिए बचाव है जो किसी पे कंट्रोल रखते हैं, और वो गुड फेथ में उस व्यक्ति की भलाई के लिए या अपने कारोबार की भलाई के लिए उसकी अगर निंदा करते हैं, तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आता। जैसे आप बॉस है, कोई आपके नीचे कोई कर्मचारी है और वो काम नहीं करता, आप उसे डांट दे, तो कि मूर्ख हो क्या तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता, तो ये मानहानि नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अपने काम के बारे में, उसको व्यक्तिगत रूप से मूर्ख नहीं कह रहा है, वो काम की वजह से उसको मूर्ख कह रहा है कि नहीं किया तुमने काम तो क्या मूर्ख हो तुम, तुमको समझ में नहीं आता। होता है ना ऑफिसों में, जब आपका बॉस डांट देता है आपको कि भाई मूर्ख हो क्या, समझ में नहीं आता, इतनी बार समझा दिया, ढंग से काम वाम नहीं आता, तो ये मानहानि नहीं। जो आप पे कंट्रोल रखता है, जो आपके वरिष्ठ है, वो अपने कारोबार की भलाई के लिए, अपने कामकाज की भलाई के लिए अगर वो आपसे कोई शब्द कहता है, तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आते। हाँ, व्यक्तिगत रूप से अगर वो कहता है मुझे तो भैया, वो जो ये शब्द इसमें आए थे, भैया तुम, मैं पता था भैया तुम मूर्ख ही हो, तुम ऐसे ही काम करोगे, तो वो व्यक्तिगत करता है तो बात अलग है। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत नहीं है, केवल अपने काम काज के लिए, जिसमें लिखा है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई प्राधिकार रखता है जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी विधिपूर्ण संबंध से उद्भूत हो, ऐसे विषय में जिससे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भावना पूर्वक की गई परिनिंदा मानहानि नहीं है। ये कह रहा है सद्भावना पूर्वक आपने परिनिंदा की है तो वो मानहानि नहीं हुआ। तो डांट डपट दिया या किसी से आपने उसकी की भैया इसको मत देना काम, वो ठीक से काम नहीं जानता, तुम उसको मत देना, ठीक है, किसी को भी देना उसको मत देना, तो ये मानहानि नहीं है, क्योंकि परिनिंदा है निंदा करना। तो जो ये किस व्यक्ति द्वारा, जो आप पे प्राधिकार रखते हैं, विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट संविदा हुई है आपकी उसके अधीन प्राधिकार रखते हैं, आप किसी प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपका बॉस उस संविदा हो गई एक तरीके से, तो वहां भी आपकी इस तरीके से अगर वो कहता है तो वो परिनिंदा जो है काय की कोटि में नहीं आएगी, मानहानि की कोटि में नहीं आएगी। बस इतना याद रखें, परिनिंदा। आठवां क्या है, आठवां देखिए, आठवां क्या कहता है, आठवां कहता है प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावना पूर्वक अभियोग लगाना। सद्भावना पूर्वक अभियोग आठवीं है जी, सद्भावना अभियोग लगाना, मतलब ये है कि गुड फेथ में आपने किसी पे अभियोग लगाया, आरोप लगाया, सद्भावना पूर्वक किसी की शिकायत कर दी, गुड फेथ में की है, जानबूझ के की है तो वो अलग बात है। अगर आप गुड फेथ में जाते हो, आप किसी की कंप्लेन करते हो, किसी की शिकायत करते हो, तो वो भी मानहानि की कोटि में नहीं आएगी, लेकिन गुड फेथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जानबूझ के आप विद्वेषपूर्ण तरीके से जाओगे तो बात अलग होती है। इसमें लिखा है प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्ति में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावना पूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखता हो, मानहानि नहीं है। उदाहरण भी दे रखा है, यदि का एक मजिस्ट्रेट के समक्ष यहाँ पर सद्भावना पूर्वक अभियोग लगाता है, यदि का एक लोक सेवक या के आचरण के संबंध में बा के मालिक से सद्भावना को शिकायत करता है, यदि का शिशु या के संबंधों से पिता से सद्भावना, ये सब उदाहरण दे रखे हैं कि भैया आप न्यायालय में जाते हो, मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति के बारे में अभियोग लगाते कि फलाना आदमी बेईमान किस्म का है, सब मुझे भरोसा नहीं,
गुड फेथ में कह रहे हो तो ये कोई मानहानि नहीं है, है ना। आपके बच्चे के बारे में कोई कहता है भाई बिगड़ गया है, आप क्यों कह रहा है, गुड फेथ में कह रहा है ताकि आप बच्चे को संभाल लो, तो मानहानि नहीं है ना। इसी प्रकार के एक उदाहरण कि आपका सेवक है, आप कहते हो किसी से कि भाई ये ईमानदार नहीं है, इसको मत रखो, है ना, तो ये भी मानहानि नहीं है। तो इस प्रकार के अभियोग लगाना अगर सद्भावना पूर्वक लगाए जाते हैं तो मानहानि की कोटि में नहीं आते। 9वां अपवाद देखिए, इसको यहाँ कर लेते हैं। 9वां देखिए, 9वां क्या कहता है, 9वां कहता है अपने या अन्य व्यक्तियों के हितों की संरक्षा के लिए सद्भावना पूर्वक लांछन रखना। अपने हित के लिए या अन्य व्यक्ति के हित के लिए, अपने या अन्य के हित के लिए, ठीक है। मतलब ये कारोबारी वाली बात होगी कि अपना हित जरूरी है, अपना हित या अन्य व्यक्ति जो अपन से रिलेटिव है उसका हित। तो ये कह रहा है अपने या अन्य के हित की रक्षा के लिए किसी सद्भाव व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्वक लगाया गया लांछन। ये कहता है किसी अन्य व्यक्ति के सील पर लांछन पर लगाना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जब उस लांछन लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए वह लांछन सद्भावना पूर्वक लगाया जाता है। इसमें दो बातें हैं, लोक कल्याण के लिए, अपने हित की रक्षा के लिए, सद्भावना पूर्वक जब आप लांछन लगाते हो तो मानहानि की कोटि में नहीं आता। उसमें उदाहरण भी दे रखा है, एक दुकानदार दुकानदार है वह खास से जो उसके कारोबार में प्रबंधन करता है, कोई मैनेजर होगा, प्रबंधन मतलब मैनेजर है, एक दुकानदार है उसका एक मैनेजर है, ठीक है। कहता है या को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नगद धन ना दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं। कुल मिला के ये कह लीजिए कोई कारोबारी होगा, कारोबारी का एक मैनेजर है, दुकान पे बैठता है, वो कहता है फलाने नाम का ए नाम का व्यक्ति आए भाई तो उसको फ्री में कुछ नहीं देना है, क्योंकि मेरी राय उसके बारे में अच्छी नहीं, ईमानदार नहीं है वो, मतलब ले जाएगा पैसे नहीं चुकाएगा। अब वो चूंकि वो अपने कारोबार की रक्षा के लिए कह रहा है ना, सद्भावना पूर्वक भी कह रहा है, वो तो केवल ये चाहता है कि भाई उसका बिजनेस में नुकसान ना हो, घाटा ना हो, पैसा नहीं चुकाएगा, देगा ही नहीं, उसको देना ही नहीं है। तो ऐसी राय चूंकि वो सद्भावना पूर्वक बना रहा है और अपने कारोबार के लिए बना रहा है, उसकी रक्षा के लिए बना रहा है, तो ऐसी राय जो है मानहानि की कोटि में नहीं आएगी, ठीक है। एक उदाहरण और है, ये भी आता है, कहा एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ ऑफिसर को रिपोर्ट देते हुए या के सील पर लांछन लगाता है, वहां यदि वह लांछन सद्भावना पूर्वक उल्लेख कर, अब देखिए क्या होता है, मजिस्ट्रेट कोई मजिस्ट्रेट वरिष्ठ ऑफिसर है, वो किसी के बारे में जब रिपोर्ट बनाते हैं तो अपनी एक राय देते हैं, तो वो जो राय देते हैं सद्भावना पूर्वक लोक कल्याण के लिए, है ना, गुड फेथ में, तो वो राय देते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बना करके, तो वो भी मानहानि की कोटि में नहीं आता, ठीक है। कि भाई इस व्यक्ति का ऐसा नेचर, इसने ऐसा किया, मुझे इस तरीके का व्यक्ति लगता है, ठीक। तो वो जो लांछन लगा रहे हैं, जो राय बना रहे हैं उसके बारे में, वो मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। 10वां और इसका आखिरी जो है अपवाद है, सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए है जिसे कि वह दी गई है या लोक कल्याण के लिए आशिष। सावधानी, सीधा एक ही शब्द देखो, सावधानी, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए, मतलब आप किसी को भलाई के लिए सावधानी बरतने के लिए उसको कह रहा है, किसी व्यक्ति पे लांछन लगाते, वहां अपनी भलाई के लिए था, अन्य व्यक्ति जो उससे हितबद्ध था उसकी भलाई के लिए था, यहाँ सावधानी के लिए, आप किसी को सतर्क करने के लिए कहते हैं, वो वाली बात है। इसमें उदाहरण है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावना पूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह दी गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह हितबद्ध हो, लोक कल्याण के लिए आश्रित हो। वही है कि आप सावधानी से किसी को सचेत करते हो, आप जानते हो किसी बात के बारे में और आप सद्भावना पूर्वक सचेत करते हो, उसको राय देते हो। कोई कोई व्यक्ति घर में नौकर रखने वाला, आप कह रहे हो भाई उसको मत रखना, दूसरों क्या चोरी करता है, सामान उठा लेता है, तो ये सद्भावना पूर्वक जो आप उसको बता रहे हो, भलाई के लिए कर रहे हो, ये भी जो है मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। वही शर्तें इसमें है कि आपने गुड फेथ में लगाया, वो लोक कल्याण होता हो उससे, है ना, भला होता हो लोगों का, तो फिर वो मानहानि की कोटि में नहीं आता, ठीक। अब 500 जो है, इसकी धारा 500, इसमें मानहानि के लिए दंड है, सेक्शन 500, मानहानि का दंड कितना में है, दंड जो मानहानि के लिए दंड है वो कुत्ते में सेक्शन 500 में जो है दे रखा है। एक मिनट,
और एक देखिए धाराएं ने अलग अलग बना दी। दंड की जो धारा है कि प्रकाशन द्वारा है ना, प्रकाशन करते हो आप, मानहानि का उत्कीर्ण करते हो उसको, तो दंड लेकिन एक ही है। मानहानि में दंड जो है एक ही है, सभी धाराओं में दंड एक ही है। सेक्शन याद रखना, दंड सेम है, एक ही है। तो ये कह रहा है 500 में जो व्यक्ति मानहानि करेगा, कह रहा है जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाए। तो 2 वर्ष तक का सादा कारावास, कितने दंड से दंडित किया जा सकता है? 2 वर्ष तक के सादा कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों, या जुर्माना या दोनों, यही सजा है। मानहानि में कोई दूसरी सजा नहीं, केवल एक ही सजा है। सेक्शन नीचे बन गए प्रकाशन वगैरह, सजा लेकिन एक ही कि 2 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब प्रकार हो गए मानहानि के भी, ये तो सिंपल जो मानहानि किया आपने उसके लिए दंड हो गया। 501 कहता है मानहानि कारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। 501 में सेक्शन ही याद रखना बस, 501 ये क्या कह रहा है? मुद्रित या उत्कीर्ण करना मतलब प्रकाशन करना, एक तरीके से ये प्रकाशन करना है। सीधा लिखिए प्रकाशन। अब प्रकाशन आप कई तरीके से कर सकते हो, मुद्रित कर सकते हो, टाइप करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, किसी भी से। तो प्रकाशन के द्वारा मानहानि कितने में? 501 में। ये आपने प्रकाशन करा दिया। इसमें लिखा है जो कोई किसी बात को जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानि कार्य का मुद्रित करेगा, उत्कीर्ण करेगा, वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया। दंड एक ही है, तो दंड याद तो नहीं, एक ही में दंड याद रखना, दंड सब में एक ही है। तो 501 में प्रकाशन है, प्रकाशन द्वारा मानहानि। प्रकाशन का मतलब है मुद्रण करा हो आपने, उसको उत्कीर्ण करा हो, इस प्रकार से मानहानि करते तो फिर सेक्शन बदल जाएगा, 501 लग जाएगा। ये समझने के लिए उन्होंने जोड़ दिए ताकि ये समझ में आए भाई किस प्रकार की मानहानि हो रही। 502 क्या कहता है? मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित उत्कीर्ण करवादार को बेचना। ये बेचना है, ये बेचकर कर रहे हो। जो पदार्थ आप जानते हो कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी की मानहानि हुई है और उसको आप बेच रहे हो, मानहानिकारक कोई बात लिखी है और आप उसकी पुस्तक वगैरह, किताब वगैरह, किसी भी चीज को बेचते हो, तो ऐसे जो अपराध है वो धारा 502 के अधीन आता है। जो कोई किसी मुद्रित उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट है ये जानते हुए कि उससे ऐसा विषय अंतर्विष्ट है बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा, सजा सेम ही है, वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साधारण मानहानि की दंड है 500 में, प्रकाशन द्वारा 501 में, और बेचने द्वारा प्रकाशन 502 में जो है उसको दंडित बनाएगा। सजा सेम ही है, 2 वर्ष तक का सादा कारावास है दोनों तीनों में, या जुर्माना या दोनों से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ये जो चैप्टर था आपका मानहानि के विषय में था। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो आपराधिक अभित्रास, अपमान और छूट से संबंधित। ठीक है, आपराधिक अभित्रास दोष से संबंधित है। 1 मिनट, ये कल ही देखेंगे ये वाला चैप्टर। अगला जो चैप्टर है ये कल देखेंगे, अध्याय 22 है। उसके बाद अध्याय लास्ट जो है आपका 23 है। तो 2 ही चैप्टर लगभग आपके बचे हैं, अध्याय 22 और 23। 23 ही अध्याय है ना इसमें, अध्याय 22 है और आपका जो है अध्याय 23। अध्याय 23 में तो आप जानते ही एक ही धारा, एक तरीके से देखा जाए तो एक ही चैप्टर बचा है। ठीक है, जो अपन देखेंगे कल। ठीक है, हो सकता है कल ही खत्म हो जाए आपका या परसों हो जाए, वैसे तो कल ही हो जाएगा। ठीक, तो कल खत्म करेंगे अपना आईपीसी, लास्ट देखेंगे। चलिए बाकी कल देखेंगे।